जैसे पैरेलल शिफ्ट करने में हमें क्या करना होगा, हम दो टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? एक बी को, या तो हम बी को यहाँ ए के पास शिफ्ट करेंगे या ए को बी पर शिफ्ट कर सकते हैं। ये काम, चलो मैं बी को ए पे शिफ्ट करता हूं। बी को जब ए पे मुझे शिफ्ट करना है तो किस एक्सिस के साथ शिफ्ट करना है? जब बी को मैं वेक्टर ए पे शिफ्ट करने जा रहा हूं तो किस एक्सिस के साथ शिफ्ट करूंगा, ये ध्यान देना है। बी को मुझे एक्स एक्सिस के साथ शिफ्ट करना है, तो पहले हम यहां देख लेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना है, कितने एंगल पे है। ये यहां पर होगा, ठीक। ये तो 25 है, 25 है। या आप ऐसा कीजिए, इसके टेल को सीधे आप यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, या एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल की बात है तो यहां पे एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। क्या होगा? ये 90 - 25 डिग्री होगा। 90 - 25 डिग्री कितना हो जाएगा? 65 डिग्री ना। ये 65 डिग्री। ये वेक्टर भी ये वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है? 65 डिग्री पे है, 65 डिग्री पे। और अब हमको एक्स एक्सिस के साथ ही शिफ्ट करना है वेक्टर बी को, तो मैं क्या करूंगा, इस बी को एक्स एक्सिस पे 65 डिग्री पे शिफ्ट कर दूंगा। देखिए तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, सेम डायरेक्शन है वेक्टर बी, तो बी का इधर में ये एंगल होगा 65 डिग्री। अब इसके बीच एंगल होगा कौन सा? ये एंगल होगा ना। ये एंगल कितना है? 65 प्लस 15 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 80 डिग्री। समझ गए? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ, वो कितना डिग्री है? 80 डिग्री है। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं। अभी जो शिफ्ट किया हूं मैं, इसमें कोई डाउट नहीं आया है? सभी लोग समझ गए हैं? अगर कोई डाउट हो तो बोलिएगा। मैं बी को एक्स एक्सिस पे शिफ्ट करना था मुझे, इसलिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस के साथ इसके एंगल को कैलकुलेट कर लेंगे। एंगल होगा कितना? 65। तो 65 हम रख दिए यहां और दोनों को ऐड कर दिए। अब आइए, अब क्या है कि ए को शिफ्ट कीजिए आप बी पे, वेक्टर ए को शिफ्ट करना है बी पे। आइए इसको देखिए कैसे शिफ्ट करेंगे। इधर एक्स डैश, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री ना। ये 90 है, 90 माइनस ये क्या होगा? हाँ, 90 - 15 कीजिएगा तो 75 डिग्री। ठीक, तो वेक्टर ए 75 डिग्री पे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। आइए वेक्टर ए को हम शिफ्ट करते हैं। वेक्टर इसके टेल के यहाँ पे जैसे है वैसे बना दिए। हाँ, 90 में से 15 को हटाइएगा, देखिए क्या होगा? ये वेक्टर ए, अब इधर क्या है? 75 डिग्री, देख रहे हैं ना। तो क्या इसके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? ये एंगल कितना डिग्री होगा? ऋतिक को बोलना है, कितना डिग्री होगा? बोलिए। हाँ, 80 डिग्री ही होगा। तो ये इधर तो ऐड करने पे आपका 100 डिग्री हो गया, यानी ये 80 डिग्री होगा। कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया? ठीक, चलिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, इसे जो सुधार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे ही ना है, एक स्ट्रेट लाइन है पूरा ऐसे। स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री का होता है, ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का है। इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बी पहले से है
25 डिग्री पे है, और यहाँ पे मैं ए को फॉर्म किया हूँ, ये कितने डिग्री पे है, ये है 75 डिग्री पे। ये दो एंगल तो गिवन है, बट बीच वाला एंगल हमें पता नहीं है, तो बीच वाले के लिए मैं क्या करूंगा, टोटल तो पता है, तो 180 माइनस 75 प्लस 15, ऐसा करने से क्या हो रहा है, 180 माइनस 100 होगा, जो 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री। हमारा आ गया समझ में? ठीक, इसे जरा नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए यूनिट वेक्टर है ये, वह वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता हो, यानी 1 होता हो। जिस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड 1 होता है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट यानी मात्रक भी होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यूनिट मतलब होता है ना मात्रक, मीटर, केजी, सेकेंड, इस टाइप से इसको कोई मेजरमेंट नहीं होता है। यूनिट वेक्टर का कोई भी यूनिट मीन्स मात्रक भी होता है और इकाई भी होता है, 1 भी होता है। तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया कि ऐसा वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी 1 हो, और जिसका कोई यूनिट नहीं हो, यानी जिसका कोई मात्रक नहीं हो, है ना। यूनिट का ही दो मीनिंग है, तो दोनों का यूज यहां हो रहा है। कब कौन सा मीनिंग है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक। यूनिट वेक्टर का यूज किस लिए करते हैं, डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए। हमें जिस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, ऐसे डायरेक्शन को जब हमें शो करना पड़ेगा तो ओनली एक ही ऑप्शन है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का यूज करके हम उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। फिर इसको रिप्रेजेंटेशन भी सब कुछ होता होगा, कैप ओवर या कैरेट ओवर एनी लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैप ओवर एनी लेटर, देखिए जरा यूनिट वेक्टर में क्या होता है कि यूनिट वेक्टर को आप कैप ओवर या कैरेट ओवर एनी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देखिए यहाँ पे अगर वेक्टर एफ लिखा गया तो वेक्टर एफ में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट वेक्टर एफ होता है। ऐसा अगर हमें यूनिट वेक्टर एफ निकालना है, यूनिट वेक्टर एफ इक्वल टू, तो वेक्टर एफ अपॉन मोड एफ करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। देखिए यहाँ कैप एफ मिला है ना, कैप एफ मिला हुआ है, कैप ओवर एफ है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिस लेटर पे कैप लग जाता हो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, ठीक। और कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ कि कैसे होगा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में, यानी यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये होता है। किसी वेक्टर क्वांटिटी में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे हमें यूनिट वेक्टर प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको दिया वेक्टर एफ इक्वल टू 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है, ईस्ट, अगर मैं यहाँ पे 5 न्यूटन से डिवाइड कर दूंगा वेक्टर एफ, है ना, वेक्टर एफ इक्वल टू समथिंग है, तो हमें तो ईस्ट निकालना है, ईस्ट है, तो ईस्ट इक्वल टू, या देखिए क्या होगा, वेक्टर एफ बाई 5 न्यूटन, 5 न्यूटन है, तो एफ का मैग्नीट्यूड भी क्या है, या इतना नहीं करेंगे तो आप सिंपल वे में जरा ये ध्यान दीजिए। हमने कहा कि फोर्स के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। फोर्स है कितना, या देखिए फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन है। इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूंगा, इसमें मैं 4 न्यूटन से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा ना, हमें ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा, और तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, कैप एफ मिलेगा, कैप एफ। देखिए कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे सिर्फ डायरेक्शन मिलता है।
आ रहा है समझ में? यही है डायरेक्शन पे यूनिट वेक्टर हमें इसी टाइप से मिलता है। अब क्या है कि क्या यूनिट वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर एफ अगर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड एफ होगा? नहीं, एफ कभी नहीं होगा। यूनिट वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड होता है क्या? यूनिट वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, एफ नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जिस किसी भी लेटर पे कैप लगा हो उसका मैग्नीट्यूड समझना, उसका वैल्यू 1 होता है, और ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। ठीक, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसे हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए, उसी के मैग्नीट्यूड से। यहाँ पे फोर्स था ना, फोर्स को क्या लिखा गया? 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन लिखा गया है, 5 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 न्यूटन। अगर मैं 5 न्यूटन से इसमें डिवाइड कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा? ओनली ईस्ट डायरेक्शन मिलेगा, ईस्ट। ये ईस्ट क्या है? डायरेक्शन है। डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आखिर किसका डायरेक्शन है? ये फोर्स का डायरेक्शन है। कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा? कैप एफ से। कैप एफ, क्या समझ रहे हैं? क्या कैप एफ का मैग्नीट्यूड एफ होगा या कोई और हो सकता है? नहीं, ये ना तो कोई लेटर होगा ना ही कोई नंबर होगा, ये हमेशा 1 होता है। ऐसा नहीं कि वेक्टर एफ, कैप एफ का मैग्नीट्यूड मैं एफ लिखूंगा, नहीं, वो गलत माना जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, ओनली 1 होता है, इसीलिए तो इसका नाम है यूनिट वेक्टर। समझ गए इस पॉइंट को? आइए लिखेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए इसको नोट करते हैं पहले, ठीक ना? देखिए यूनिट वेक्टर है, इसे डिफाइन करते हैं। ये वेक्टर whose magnitude is यूनिट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1, but it has no unit, मीन्स मात्रक, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। It is always used to show direction, डायरेक्शन शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप ओवर और कैरेट ओवर एनी लेटर। देखिए कैप ओवर ए, कैप ओवर एल, कैप ओवर एक्स, ये सब यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। यूनिट वेक्टर मिलता कैसे? इट इज ऑब्टेन्ड ये कब से प्राप्त होता है? जब किसी वेक्टर में हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा यूनिट वेक्टर मिलता है। ऑब्टेन्ड व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जब कोई वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, ठीक, तो वो यूनिट वेक्टर मिल जाता है हमें। कैसे? जस्ट नीचे आपका एग्जांपल दिया हुआ है। देखिए वेक्टर को ऐसे लिखा गया है, एक वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर जब पता करना था तो क्या किया हम? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए। ये मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये अगर इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इस पे एग्जांपल आपको दिया गया है। और 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में है,
तो 5 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है, उससे हमने डिवाइड किया तो ये क्या मिला, मैग्नीट्यूड इसका 1 न्यूटन हो गया और ईस्ट डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन को हमने ऐसे शो किया और आखिर कहीं भी यूनिट वेक्टर लिखा हो तो हम ऐसे लिखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है हमेशा। ठीक, इसे जरा नोट कीजिए सभी लोग, या कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स को। 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को कहा जाता है ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कैसे होता है वो 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर? देखिए, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस और इधर में होता है जेड एक्सिस। तो जो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जिस वेक्टर का डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट करेंगे उसे किस सिंबल, कुछ सिंबल होता होगा उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप, स्मॉल आई कैप होता है। आई कैप कहीं भी लगा हो तो आपको समझ जाना है कि ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है और ये डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। जब ये वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा तो इसे जे कैप से लिखा जाएगा। जे कैप, पूरी फिजिक्स के लिए ये पॉइंट सब आप पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान से पढ़िए। और तीसरा होता है क्या, के कैप। जब वो जेड एक्सिस के लॉन्ग होता है कोई डायरेक्शन तो उसे के कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओनली 3 पॉइंट, आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा देखते, हाँ बोलिए। बोर्ड में बताया हूं आपको, बोर्ड में बनाया गया है। बोर्ड में तो 2 ही एक्सिस है इसलिए इसमें कैसे दिखाया जा सकता है, तो जेड को ऐसे बना दिया जाता है। बट इमेजिन करना है आपको कि जेड इस टाइप से है लिखा हुआ। तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है। इसे जरा डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या होगा, 3 परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स are called orthogonal unit vector। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं जो वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा उसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसे जे कैप से, और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा उसे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। A vector along x-axis is represented by I cap, comma, along y-axis by j cap and along z axis by k cap। इसे 3 तरीके से ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है और यही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है। सभी लोग जरा इसे नोट कीजिए, फिर इसके बाद वाले स्टेप में हम लोग चलते हैं। ठीक, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए ये क्या होता है, एक वेक्टर को रिजोल्व करने का प्रोसेस पूरी फिजिक्स में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट यही है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ज्यादा रिजोल्व करना पड़ता है एक वेक्टर को। रिजोल्व करने के प्रोसेस को, रिजोल्व मींस क्या होता है, स्प्लिट करना, तोड़ना होता है।
एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ने की घटना को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। व्हेन ए वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स, जब एक वेक्टर को दो पार्ट में तोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्व करना, है ना। कैसे तोड़ते हैं? स्प्लिट करने का प्रोसेस कुछ होता होगा, कैसे वो स्प्लिट किया जाता है? क्योंकि डायरेक्शन है यहाँ, सिंपली आप स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्शन है, डायरेक्शन को तो नहीं तोड़ा जा सकता है, डायरेक्शन को न तो आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ा जा सकता डायरेक्शन को, तो कैसे क्या करेंगे जिससे ये टूटेगा? देखिए क्या होता है, एक वेक्टर को दो पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे और जो जो टूटा हुआ पार्ट है, दो पार्ट जो है, प्रत्येक पार्ट को पार्ट नहीं बोलकर वहां कंपोनेंट कहा जाएगा उसको। पहले देखिए कैसे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करने का प्रोसेस क्या है। ठीक ठीक है, ठीक है शांत, सबको ज्वाइन होने दीजिए। कहीं से कॉल आने पे, कहीं से बीच में जब कॉल आ जाता है ना तो अनम्यूट हो जाता है, नहीं मेरा आवाज आपको सुनाई देता है ना आपका आवाज मैं सुन पाता हूँ। कहीं से भी कॉल आ गया इस बीच में तो ऐसा हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है, एक तो मैं रिसीव रिसीव तो नहीं करना है, डिस्कनेक्ट मैं उसको कट भी कर देता हूँ फिर भी ऐसे हो जाता है। तो उपाय यही है कि फिर से ज्वाइन करना पड़ता है कहीं से भी कॉल आने पे। हाँ हाँ समझ, अच्छा अच्छा, अगली बार से जो आपका 2:30 से है ना उसमें लिंक शेयर करूंगा। हम्म, आ गया। ठीक, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए बहुत सारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन वाला क्वांटिटी, जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको रिजोल्व कैसे करेंगे? डायरेक्शन को तो आप स्प्लिट रिजोल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम रिजोल्व करेंगे कैसे? इसका कुछ रूल होगा, इसी रूल को आपको समझना है। बार बार इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से तो खैर आगे को हर चीज में आपको रिजोल्व करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वहीं पे इसका यूज आएगा, मैं फिर से वहां याद दिलाऊंगा कि ऐसे होगा। तो प्रोसेस को जरा ध्यान दीजिए कि कैसे रिजोल्व होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो तो उसे हम रिजोल्व कैसे करेंगे, कैसे तोड़ेंगे दो पार्ट में, इसी का प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसके प्रोसेस को क्या है, ठीक ध्यान से इसको देखिएगा, ये अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी है। ठीक है, अभिनव ऋतिक दो ही ज्वाइन किया। ठीक है, देखिए एक फैक्टर को जब हमें दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ता है तो क्या कहते हैं? देखिए एक वेक्टर यहां पे है, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ है, इसे रिजॉल्व करने के लिए कहा, इसे दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए इसका एक पार्ट इसको मैं एक्स एक्सिस कहलाऊं, जैसे इसके टेल से एक्स एक्सिस शो करूंगा और टेल से ही इसका वाई एक्सिस दिखाएंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने इस वेक्टर के टेल से शो किया। देख रहे हैं कि क्या है, पहले तो वेक्टर एफ ही दिया हुआ था ना, सिर्फ वेक्टर एफ गिवन था, इसमें जब हम इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने दिखाया, यहाँ पे एंगल आपको दे देगा, दिया गया था कि यहाँ पे एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस फॉर्स को रिजोल्व कीजिए। कैसे रिजोल्व करेंगे? तो जिसके साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें अधिकतर स्टूडेंट एब्सेंट हो गया इस टाइम में। अच्छा सौरभ,
ऋतिक है, अभिनव, अमर को देखिए क्या होगा इसमें, एक वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इसके टेल से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो करना पड़ता है। एक्स एक्सिस हमने शो कर दिया, देखिए इस वेक्टर के टेल से एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। ठीक, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसी का यूज है आगे के वेक्टर चैप्टर में भी, बहुत ज्यादा यूजफुल है ये पॉइंट, बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए क्या है, अभी जो पिछले पॉइंट में आप जो भी पढ़े हैं उस सब का भी यूज होगा। वेक्टर एक को रिजॉल्व करना है हमें, एक वेक्टर दिया है जिसको रिजॉल्व करना है, जिसे हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे, तोड़ने का रूल यही है कि जिसके साथ ये वेक्टर एंगल फॉर्म कर रहा है उसको परपेंडिकुलर डालेंगे। एंगल किसके साथ फॉर्म करना है, एक्स एक्सिस के साथ। हमारी एक एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट के लिए। पहले क्या किया आपने, फर्स्ट स्टेप है कि टेल से, वेक्टर के टेल से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शो कराते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा यही है कि हम इसमें जिसके साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। एक्स एक्सिस के साथ यहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, देखिए यहां। अब क्या इसमें वेक्टर एफ में और है तो इसमें डायरेक्शन भी है, क्या डायरेक्शन को आप तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ा जा सकता है, डायरेक्शन को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। डायरेक्शन को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता, फिर रिजॉल्व हम करेंगे किसको, ओनली मैग्नीट्यूड को, सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही हम तोड़ेंगे। और कैसे लिखा जाता है, देखिए मैग्नीट्यूड को तोड़ते हैं तो एफ है, वेक्टर एफ किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कौन सा शो करता है, वेक्टर का एरो का कौन सा पार्ट, एरो का लेंथ, एरो का लेंथ ही ना उसका मैग्नीट्यूड शो करता है। मैं पूछूं कि वेक्टर एफ है, इसका मैग्नीट्यूड कौन होगा, तो कहना होगा कि सर इसका लेंथ होगा, इसका मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड मैं कहूं यही ना है इसका मैग्नीट्यूड। इस एफ को मैं रिजॉल्व कर दिया, एक वेक्टर को दो पार्ट में हमने रिजॉल्व किया है। बार बार मैं कर रहा हूं, एक वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करने की घटना ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। रिजॉल्व करने में क्या प्रोसेस है, एक वेक्टर जिसे रिजॉल्व किया जाता है उसके टेल से, इस वेक्टर का टेल कौन है, रेड वाले लाइन का ध्यान देंगे, इसका टेल यहाँ है, यहाँ से हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अपने से ड्रॉ करते हैं। जब भी हमें रिजॉल्व करना होगा तो हम उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करेंगे। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहां से शो करेंगे, दिखाएंगे। अब कहेंगे सर यहाँ पे वेक्टर एफ है, अगर ये वेक्टर एफ ऐसे रहता, वेक्टर एफ अगर ऐसे होता तो हम कैसे इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिखाते, बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। वहां पे सिर्फ आप ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस किधर होगा, एक्स एक्सिस हमेशा पैरेलल होता है ना, इधर की एक्स एक्सिस होगा, लेकिन इधर की एक्स एक्सिस और इधर की वाई एक्सिस होगा। दिखा दिया हमने, किसी भी टाइप से वो वेक्टर दिए दे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का खोजना हम लोगों का काम है। वहां पे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करके शो करेंगे कि किधर एक्स एक्सिस और किधर वाई एक्सिस होगा। अगर आपको दे दिया कि वेक्टर ऐसे है, आप इसको रिजॉल्व कीजिए, तो फिर आप इसको कैसे रिजॉल्व कीजिएगा, फिर इसमें भी तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको अपने से शो करना होगा। कैसे शो कीजिएगा जानते हैं, एक्स कहीं चेंज थोड़ी होता है, हर जगह सेम रहता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर भी एक्स एक्सिस होगा और इधर में वाई एक्सिस होगा, हो गया। एंगल जो कहेगा वो एंगल कहेगा कि एक्स एक्सिस के साथ है या वाई एक्सिस के साथ, उसके साथ एंगल आप ड्रॉ कर दीजिएगा। और ड्रॉ करने के बाद जरा देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पे एंगल भी आपको दे देगा कि एक्स के साथ एंगल है। तो आप क्या कीजिएगा उसके बाद का स्टेप, उसके बाद आपको समझना है कि क्या करना है, इतना तक दिया रहेगा। तो जिसके साथ ये एंगल फॉर्म कर रहा है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। देखिए वेक्टर एफ किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ। मैं एक्स एक्सिस पे
परपेंडिकुलर डाला। यहाँ पे जरा सा एक एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताइए मैं जो यहाँ रिजॉल्व कर रहा हूँ किसको, ओनली मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को नहीं। तो मैग्नीट्यूड में बताइए मैं इस पेन को तोड़कर आधा पार्ट मैं ये किसी राम को दे दूं और आधे पार्ट को मोहन को दे दूं, तो जो पार्ट मैंने राम को दिया वो पार्ट क्या कहलाएगा, राम का पार्ट कहलाएगा, और जो पार्ट मोहन को दिया उसे मैं कहूंगा मोहन का पार्ट है ये, ठीक ना। तो वही बात है, इस एफ को आप तोड़िएगा तो आधे पार्ट एक्स एक्सिस को देना होगा और आधा पार्ट वाई एक्सिस को देना होगा। जो पार्ट आप एक्स को दीजिएगा उसे एफ एक्स करना होगा, एक्स का पार्ट है वो एफ एक्स, इस पार्ट को हम लिखेंगे क्या, एफ एक्स, और जो वाई को दे दिए वो कहलाएगा एफ वाई। एफ वाई इसके पैरेलल ये लाइन है, हम यहाँ पर भी इस टाइप दिखा सकते हैं, एफ वाई लिख सकते हैं, एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ से ही आपका अच्छा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ ठीक कुछ भी यहाँ टफ अभी तक नहीं हुआ है। अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, आपका कहना होगा कि सर एफ एक्स एक्स एक्सिस को आपको दिए कितना, ये तो नाम हो गया कि एक्स का पार्ट एक्स को दे दिए इसलिए एक्स का पार्ट हुआ, लेकिन कितना दिए ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, कितना दिया गया, इसके लिए रूल देखा गया, आया गया किसमें, ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल का नाम लिखा गया ओ एफ और एल। तो क्या किया तो देखिए, इन ट्रायंगल ओ एफ एल, ओ एफ एल में हमें एफ एक्स निकालना है। पहले मैं एफ एक्स निकालता फिर वो एफ वाई की बात करूंगा। एफ एक्स इस ट्रायंगल में जरा मुझे बताइए कि एफ एक्स यहाँ पे बेस है कि परपेंडिकुलर है, ये बताना है इस ऋतिक को। ऋतिक एफ एक्स क्या है यहाँ, बिल्कुल ये बेस है जिसपे एंगल स्टैंड करता है ना। एंगल किसके साथ बन रहा है, ये इसके साथ बन रहा है तो बेस होगा। ये तो हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एक एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, एक एंगल स्टैंड जब हो रहा है एक तो बेस होगा और दूसरा तो हाइपोटेनस है, तो ये बेस है, बेस है। तो आपको दिया हुआ क्या है, हाइपोटेनस गिवन है और बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच क्या रिलेशन होता है बताइए, कॉस का कि साइन का, कॉस थीटा का होता है कि साइन थीटा का होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन पढ़े होंगे 10th क्लास। नहीं कॉस ना, कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। ऐसे मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे की ओर, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जब पढ़ा लूंगा ना तब आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक कंप्लीट क्लास लग जाएगा, उसमें वो मैं बताऊंगा, इस सारी बातों को लिखवाऊंगा मैं, क्योंकि ज्यादा यूज होता है इसका न्यूमेरिकल बनाते समय। तो अभी इतना ध्यान रखिए, ये जो है ना यहाँ जो फॉर्म हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पर ये बेस है, बेस और हाइपोटेनस के बीच क्या रिलेशन आएगा, तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमको कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा, हम दूसरा कोई यूज नहीं कर सकते, कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन अदर यूज नहीं हो सकता, यहाँ साइन टेन कॉट ये सब यूज ही नहीं हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ यूज होगा कौन, तो कॉस थीटा यूज होगा। आइए कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस है कितना ON अपॉन OF, तो OL है fx है और OF क्या है, f का मैग्नीट्यूड है, हमें fx निकालना है। तो क्या लिखूंगा, fx इक्वल टू ये x से इधर गुना हो जाएगा, f cos थीटा होगा, ये हो गया इक्वेशन 1। अब आपको मिल गया ना यहाँ fx कितना होगा, f cos थीटा होगा। अगर थीटा का वैल्यू दे दिया हो और f का मैग्नीट्यूड दे दे, हमें पता हो, वैल्यू पता हो, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि fx कितना होगा, x पार्ट क्या होगा, इस फोर्स का x पार्ट क्या होगा, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब तो एक सर एफ वाई बताइए। तो आइए फिर से इसी ट्रायंगल में बात करेंगे, फिर से इसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एफ एल। और एफ एल में जरा बताइए एफ वाई यहाँ पर बेस है कि परपेंडिकुलर है या हाइपोटेनस है। वाई जो है ये एफ वाई परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और दिया हुआ क्या है, हाइपोटेनस गिवन है। हाइपोटेनस को ना रिजोल्व कर रहे हैं आप, यहाँ हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यूज होता है, तो साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो इसमें लिखेंगे साइन थीटा यूज करेंगे और दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, एफ एल अपॉन ओ एफ होगा। तो एफ एल क्या है, एफ एल तो एफ वाई है, एफ वाई अपॉन ओ एफ को हम क्या लिखेंगे, एफ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ये क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल कितना होगा। अब हमें एफ वाई निकालना है, तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये होगा इसका दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन 2 हो। अभी तक जो पॉइंट बताया गया है इसमें कहीं कोई को डाउट नहीं है। हमें मिल गया कि एफ एक्स कितना होगा और एफ वाई कितना होगा, ठीक। अब ये तो पार्ट आपने रिजोल्व कर दिया इसको, अब कह रहा है कि नहीं, रिजोल्व जब कर दिए, अगर रिजोल्व पार्ट दिया रहेगा तो हम जोड़ेंगे कैसे, इसको रिजोल्व पार्ट को फिर से ऐड कर दीजिए, है ना। ऐड करने के लिए अब कहता है, तो ऐड भी करेंगे कैसे, ऐड करने का प्रोसेस क्या होगा, हमने इसको तोड़ दिया, वेक्टर एफ को तोड़ दिए, अब हमें रिजोल्व ऐड करना है इसे। तो मैं ऐड कैसे करूंगा, ये तो एफ एक्स, एफ cos थीटा और एफ sin थीटा दिया हुआ है। तो ऐड करने का रूल यही है कि इस दोनों इक्वेशन को दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको बहुत अच्छा से क्वेश्चन आता है। एडिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए पहला इक्वेशन क्या है, एफ एक्स है, मैं लिखूंगा यहाँ एफ एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा इक्वेशन क्या है, एफ वाई स्क्वायर है, एफ वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे एफ स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, एफ स्क्वायर कॉमन, इधर में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऋतिक, हाँ 1 हो जाता है। तो ये आपका एफ स्क्वायर इंटू 1 और इधर होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर होगा। तो ये एफ इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूं इसको, एफ, या तो एफ बच गया ना, यहाँ पे 1 है, तो इधर एफ इज इक्वल टू होगा रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये देखिए यही मिला रिजल्ट, दोनों को ऐड भी करेंगे तो ऐड करने पे हमको यही मिलेगा। पहले हमने रिजोल्व किया इसको, तो रिजोल्व करने पे एफ एक्स कैलकुलेट किया क्या होगा, फिर एफ वाई कैलकुलेट किया और थर्ड में हमने दोनों को जोड़ भी दिए। जोड़ने का भी प्रोसेस हमें आ गया। आखिर जब जोड़ते हैं तो क्या होता है वेक्टर में, उस सम को क्या बोला जाता है ना, सम को बोला जाता है यहाँ रिजल्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी में इसको रिजल्टेंट बोला जाता है। देखिए ये जो आप जोड़े हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में इसका क्या है, सम होता है, ठीक। तो आप तो जान गए, अभी तक जो भी पॉइंट आप पढ़े इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की बात हुई है, कहीं भी डायरेक्शन की चर्चा कहीं नहीं हुई है। तो कोई डायरेक्शन नहीं शो हो रहा है, आखिर क्या डायरेक्शन को हम वैसे ही छोड़ देंगे, नहीं। देखिए डायरेक्शन भी हम कैलकुलेट करेंगे वहां, ये जो रिजल्टेंट है जब हमने तोड़ा है इसे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन के लिए फिर से हम लोग इसी ट्रायंगल में बात करेंगे, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और
डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए क्या होगा, रिजल्टेंट एफ एक्स फर्स्ट वेक्टर के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इसी ट्रायंगल में हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या दिया हुआ एफ वाई और एफ एक्स गिवन है, इसलिए हम tan थीटा का यूज करेंगे इन ट्रायंगल ओ एफ एल। tan थीटा इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एल एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स को लिखा जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अगर समझ में, तो यहां से हमें थीटा मिल जाएगा, और जब हमें एक्सिस, जब हमको एंगल मिल जाएगा किसी वेक्टर क्वांटिटी का, तो डायरेक्शन का नाम लिखना जानते ही हैं, आसानी से उसका डायरेक्शन का नाम लिख देंगे, ठीक ना। तो यहां से हम लोग जान गए कि ये वेक्टर को हमने तोड़ भी दिया और फिर से उसको जोड़ भी दिया और उसके डायरेक्शन को भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए क्या क्या काम किया गया है, यही हमेशा याद रखना है। वेक्टर is splitted, when a vector is splitted into two parts, दो पार्ट में, then this event of this event is called resolution of vector। इस इवेंट को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहा जाता है, और प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, कंपोनेंट कहते हैं या प्रोजेक्शन कहते हैं, प्रोजेक्शन। इच पार्ट, जैसे एफ एक्स क्या है, एफ का कंपोनेंट है या प्रोजेक्शन है, तो इसको भी लिख लीजिए, इच पार्ट इज कॉल्ड कंपोनेंट और प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, इस वर्ड को याद रखिएगा, प्रोजेक्शन वर्ड जब भी आए आपको समझ जाना है कि उस वेक्टर के पार्ट की बात कर रहे हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी का पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एक्स कंपोनेंट है, एफ वाई क्या है, वाई कंपोनेंट बोलेंगे, यहाँ पार्ट नहीं बोलेंगे, वेक्टर के फिजिकल वर्ड है ये, तो वही कंपोनेंट और ये बोलेंगे। देखिए इस पॉइंट के लिए 7 इक्वेशन कैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ध्यान रखिएगा, आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा लिख कर लाने के लिए, एक एक स्टेप पे जरा ध्यान दीजिए। एक बात बताइए, जैसे ये फोर्स है, ये मैग्नीट्यूड है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एफ मैग्नीट्यूड है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन तो अभी नहीं है, तो इसलिए सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपली ऐड करने से हमको एफ का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें। अब एफ को और क्या लिख सकता हूं मैं, अभी आपको एफ एक्स इक्वल टू क्या आया था, एफ कॉस थीटा आया था ना, और एफ वाई इक्वल टू क्या आया था, एफ साइन थीटा। यही जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है वो कॉस थीटा होता है और दूसरा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा इक्वेशन में क्या लिखूं, एफ का मैग्नीट्यूड ही अभी रखूंगा, एफ एक्स के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं इसे एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा लिख सकता हूं, ये इसका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा।
एफ एक्स की जगह मैं एफ cos थीटा लिख सकता हूँ ना, एफ वाई की जगह एफ sin थीटा तो मैं लिख नहीं सकता हूँ। ये दूसरा इक्वेशन हुआ। अब तीसरा इक्वेशन में आइए मैं डायरेक्शन के साथ लिखना चाहता हूँ कि इस एफ में डायरेक्शन दे देता हूँ। देखिए डायरेक्शन आने पे क्या चेंजिंग हो जाता है, इस पे एरो आ जाता है, इस वेक्टर क्वांटिटी पे एरो लग जाता है डायरेक्शन के आने से। जब यहाँ डायरेक्शन आया तो मैं इसे और कैसे लिखूंगा, देखिए ये पहले इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसमें मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से ना, आई कैप से रिप्रेजेंट किया था, तो मैं आई कैप लगाऊंगा इसका मतलब, क्योंकि यहाँ वेक्टर दिया हुआ, देखिए ऐसा सिंबल दे दिया, इसका मतलब कि डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन शो करना ही पड़ेगा। हम तो जानते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसे जे कैप लिखेंगे। ये कौन सा इक्वेशन होगा, थर्ड इक्वेशन होगा। आइए अब नेक्स्ट फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन क्या होगा, क्या मैं इसके फोर्थ इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर एफ इक्वल टू एफ एक्स की जगह जितना भी है एफ cos थीटा आई कैप प्लस एफ sin थीटा जे कैप, ये होगा इसका फोर्थ इक्वेशन। देखिए फोर्थ इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते जा रहे हैं। क्या हुआ, ये बिना डायरेक्शन का था, डायरेक्शन आया तो क्या आएगी, कुछ भी ज्यादा या टफ नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत ही आसान समझ रहे हैं। अभी डायरेक्शन ही तो रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आई और जे। अब कहा गया कि नहीं इसका रिजल्टेंट बताइए, मैग्नीट्यूड बताइए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप तो उसको आप लिखेंगे क्या आया था, रूट अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर प्रूफ किए है ना, और फिफ्थ इक्वेशन ये होगा। देखिए फिफ्थ इक्वेशन में रिजल्टेंट क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर हो जाएगा। ये फिफ्थ के बाद सिक्स्थ इक्वेशन में मैं क्या लिखूं, सिक्स्थ इक्वेशन में कहना है, छठे इक्वेशन में कि अब इसके डायरेक्शन की बात थीटा है, तो क्या लिखूंगा, tan थीटा। देखिए क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू लिखूंगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ वाई बाई एफ एक्स होगा। ये यानी थीटा इक्वल टू आपको आया था tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, इससे तो हमें थीटा मिलेगा। ये होगा इसका सिक्स इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6 है वो। फिर सेवन इक्वेशन कैसा होगा, तो सेवन इक्वेशन जब हमको थीटा मिल जाएगा तो हम उसका डायरेक्शन का नाम लिख सकते हैं ना, आसानी से डायरेक्शन का नाम लिख सकते हैं। डायरेक्शन को कैसे, डायरेक्शन का नाम कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्शन का नाम लिखने का भी प्रोसेस आप जानते हैं। लेकिन सेवेंथ इक्वेशन मैं कैसे लिख रहा हूं, तो थीटा मिल जाएगा तो क्या मैं इसे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स, ये जब एंगल मिलेगा तो मैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ जैसा एंगल आएगा उसके अनुसार कुछ भी डायरेक्शन के साथ तो मैं लिखूंगा ना, ये 7 नंबर। देखिए 7 टाइप से ही इस कंसेप्ट पे 7 टाइप का ही क्वेश्चन एराइज कर सकता है, 8वां कोई टाइप नहीं हो। जब हम 7 टाइप समझ गए कि किसी भी कंसेप्ट पे कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब तो हमें पहले ही से हम जानते हैं कैसे क्या किया गया है। बिना डायरेक्शन का कैसा था, ये डायरेक्शन के साथ आने पे क्या कैसे चेंजिंग हो रहा है, या इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर पॉइंट हम लोग सीख जाते हैं इससे। ठीक, चलिए जरा इस 7 इक्वेशन को लिख लीजिए, फिगर को फिर से ड्रा करके नोट कीजिए इसे, और फिर मैं आपको दूंगा घर से वर्क करके लाने के लिए। यही 7 इक्वेशन घर से लिख कर लाने के लिए दिया जाएगा। अभी कोई डाउट हो कोई को तो पूछ सकते हैं।